नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह रावत और आप देख रहे हैं कड़वे सच। आज के भारत बंद में देश की 14 राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे देश भर में चक्का जाम कर दिया। लेकिन आखिर उससे एक किसान को क्या मिला? क्या परिवर्तन आने की उम्मीद है इस भारत बंद के बाद से? क्या उनकी तकलीफें कम हो जाएगी? क्या उनकी फसलों के सही दाम मिलना शुरू हो जाएंगे? क्या केंद्र सरकार के सामने जो लंबी डिमांड की लिस्ट रखी गई है, क्या वो पूरे कर दिए जाएंगे? ये सवाल इसलिए पूछना अहम है क्योंकि आज इस देश में एक किसान अपने प्रधानमंत्री, अपने प्रधान सेवक पे विश्वास नहीं कर रहा। उन्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है और उन्हें कई बारीकियों से अवगत नहीं किया जा रहा। बल्कि उन्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के चूल्हे पे बैठकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए अपनी रोटियां सेक रही है। यानी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच में किसानों के अहम मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। इसी बात के डर किसानों को सता रहा है। बल्कि हैरानी की बात यह है कि जो किसान इस वक्त दिल्ली में आंदोलन कर रहा है 13 दिनों से, जो किसान इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी राशन पानी के साथ पहुंच चुका है दिल्ली के दरवाजे पर, वो किसान अवेयर है, एजुकेटेड है, उन्हें पता है कि कौन से 3 फार्म बिल है जिनसे उन्हें परेशानी हो सकती है। लेकिन कई कोसों दूर, कई मीलों दूर इस देश में ऐसे भी किसान हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। उनको ये तक नहीं पता कि ऐसे भी 3 फार्म बिल्स लाए गए थे, या उनको ये नहीं पता कि उनसे फायदे क्या होने वाले, नुकसान क्या होने वाला है। उनको ये भी नहीं पता कि किस बात को लेकर इस वक्त दिल्ली में महाभारत छिड़ी हुई है, किस बात को लेकर इस वक्त पूरे देश भर में चक्का जाम हो रहा है। तो 2 वर्ग किसानों के हैं, एक गरीब है, एक मीडियम तबका है और एक अमीर तबका है। तो जो गरीब है उनको बिल्कुल नहीं पता, उनको अपनी जिंदगी जिस तरह से जीते हैं उनको यही नहीं पता, क्योंकि उन तक न सरपंच पहुंचता है, न प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचता है, न कोई उस राज्य का मंत्री पहुंचता है उनका हालचाल पूछने के लिए। बल्कि जो फसल वो पैदा करता है उसे खरीदने के लिए भी उनके पास इतने साधन नहीं होते हैं कि वो लोकल मंडी तक पहुंच सके और सही दाम वसूल कर सके। बल्कि मजबूरी से उन्हें बिचौलियों को बेचना पड़ता है, जो उन गांव में चक्कर लगाते रहते हैं और जो सही दाम होता है उससे कई दाम घटाकर वो बेच के चले जाते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक तरफ आप उन किसानों को मैसेज पहुंचा रहे हो कि भाई ये तीनों फार्म बिल उनके फायदे के लिए है, जिनको कोई पता ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं, और एक तरफ दूसरा तबका है जहां जिन्हें राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ी हुई है या उनको इस्तेमाल कर रही है। तो ये इस पे आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भारत बंद हो गया। भारत बंद विपक्ष ने कहा कि बड़ा कामयाब रहा, लेकिन आखिर इससे निकल के क्या आएगा, व्हाट नेक्स्ट? और कुछ जमीनी हकीकत पे आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर किसान को क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसे कई कानून आए या ना आए, लेकिन उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली, वो जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी। आइए कुछ आगे हम बात करते हैं। इस देश में किसानों का क्या हाल है ये बताने से पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि भारत बंद बुलाने के पीछे असली वजह क्या थी। देश के तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रही थी और एक स्टैंड लेकर वो केंद्र सरकार पे पूरी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहला काम हो चुका है भारत बंद, यानी पूरे देश भर में चक्का जाम किया गया। दूसरा कि बुधवार को 2 अहम बैठक होनी है। पहली, केंद्र सरकार यानी नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के दल एक साथ फिर से मीटिंग करेंगे। इससे पहले 5 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन 5 विफल रही है। ये मीटिंग छठी होगी। अब इसमें क्या निकल के आता यह हमें देखना होगा। और दूसरी अहम बैठक होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राजनीतिक पार्टियों के बीच में। जी हां, राजनीतिक पार्टियों के तकरीबन 6 से 7 वरिष्ठ नेताओं ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक समय मांगा है। कल यानी बुधवार को 5 बजे का समय उनको दिया गया है और उस मीटिंग में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना रेजोल्यूशन और अपना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के सामने रखेगी और कोशिश करेगी ये बताने की कि कहां और किस बात पर केंद्र सरकार को थोड़ा तो झुकना होगा किसानों की बात मानने के लिए। तो अब देखना होगा ये दोनों अहम मीटिंग में क्या निकल के आता है। लेकिन विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है सभी दिशा से कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पे किसानों के मुद्दे पर उन पे दबाव बनाया जा सके और उनको घेरा जा सके।
पिछले कुछ दिनों से आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें इन तीनों फार्म बिल्स की बारीकियां आपको समझाई गई है, बताई गई है, कौन से ऐसे क्लॉजेस है जिसको लेकर काफी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि भाई इससे किसानों को फायदा होगा, नुकसान होगा। ये तमाम चीजें आपको समझाई गई है, लेकिन मैं उस पर आपका टाइम वेस्ट न किए बगैर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो एक किसान समझ सकता है, एक छोटा किसान, एक गरीब किसान जिसके परिवार में आप जी रहे हो और जो आपको पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो अभी इस वक्त जो ऊपर ऊपर से जो चैलेंजेस जो सामने आए हैं, जो एक्सपर्ट्स ने बताए हैं कि भाई तीनों बिल्स में जो बारीकियां हैं उसमें ये है कि भाई बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिनके सामने अगर कोई जो मीडियम वर्ग का या फिर अच्छे वर्ग का कोई किसान अगर सामने बैठता है, एग्रीमेंट साइन होती है तो उनके क्लॉजेस वन साइडेड हो सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो मार्केट डायनेमिक्स पे डिपेंड करते हैं कि इस साल अगर जो प्राइस है वो जो जरूरी नहीं कि अगले साल भी वो प्राइस हो। इस साल जो बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि अगले साल भी अच्छी बारिश हो और उसके फिर फसल की क्वालिटी भी अच्छी आए, कि क्वालिटी और प्राइस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही साइन होता है कि भाई आपको उतना दाम मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं, किसान की जिंदगी ऐसी होती है कि इस साल अगर अच्छी फसल हुई तो अगले साल जरूरी नहीं कि और अच्छी हो या और बुरी हो। तो ये काफ़ी डाइसी वाला पार्ट है जिसको किसान एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। दूसरा ये कि कॉर्पोरेट कंपनियों के पास या फिर बड़ी कंपनियों के पास एक मसल पावर और मनी पावर होता है, लीगल पावर होता है कि वो बहुत इजीली किसानों को दबा सकते हैं या फिर उन पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं जम रहा है तो उनको दरकिनार करते हुए दूसरे किसानों को से आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तो ये उनसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जो प्राइसेस है, जो एमएसपी के बार बार कह रहे हैं कि भाई हाँ एमएसपी बरकरार रहेगी, तो एमएसपी आज की तारीख में इस देश में एमएसपी के दाम पर कहीं फसल की कीमत नहीं दी जाती है। कोई किसान अगर एक एक्स अमाउंट पे अगर फसल पैदा कर रहा है वो एक्स अमाउंट तक नहीं मिलता है उन्हें। ये एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार बार बार दावा कर रही है कि हम दिलवाएंगे या फिर आप जाके मंडियों में से ले सकते हैं, एश्योर की आप एश्योर कीजिए कि आपको मिलता रहेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ग्राउंड रियलिटी है। तो ये किसान को पता है और किसान इस बात को लेकर भी विरोध कर रहा है कि भी इस तरह का आप हमें एश्योरिटी न दे, जबकि ग्राउंड पे और जो मंडियों में जो बिचौलिए होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो उस हिसाब से पैसा नहीं देते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी जैसे अडानी हैं या अंबानी हैं या कई ऐसे या फिर अमेजॉन है या बड़े बड़े ऐसे नाम है जो रिटेल्स ब्रांड्स है, ऐसा लग रहा है कि भाई केंद्र सरकार उनके प्रति काफी नरम दिल के साथ ये पूरी जो फार्म रिफॉर्म्स है वो उनके फेवर में कर रही है। तो ये जो विरोध करने वाली जो किसान है या फिर उनको जो सपोर्ट करने वाले विपक्षी दल है, ये तमाम बातें उनके अंदर फीड इन कर रहे हैं और इसी के चलते पूरा विरोध हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें केंद्र सरकार ने अब तक क्लैरिटी नहीं दी है कि तमाम जितने भी जो सवाल उठ रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, उसमें मोदी सरकार अपनी एश्योरिटी नहीं दे रही है। बिल तो ले आए, बिल इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, लेकिन मोदी सरकार किसी किसान के ऊपर छत्रछाया बना के नहीं रखा हुआ है कि आपके साथ कहीं कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ कुछ होता है तो मैं हूं। ये बोलने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कोई नेता अब तक आगे सामने नहीं आया है। इसलिए किसान इस तमाम बिलों का विरोध कर रही है। लेकिन मैं आपको कुछ जमीनी हकीकत बताना चाहूंगा कि एक किसान की जिंदगी में कई बातें अहम होती है। एक होता है पानी। जिस खेत में अगर पानी ना हो तो वहां खेत बंजर जैसी होती है या फिर उस फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। राजस्थान में एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ हूं। मेरे पास पुश्तैनी कई बीघे जमीन है जहां गेहूं, बाजरा, सरसों ये पैदा होती है। अभी सरसों हमने बोई है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बारिश टाइम पे नहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कई बार तो हमें वेट करना पड़ता है। दूसरा, कीड़े होते हैं जो फसल को कीड़े खा जाते हैं। कीड़े से इतने भी आपकी जो प्रोडक्शन होती है, कभी 100% प्रोडक्शन होती थी वो अब सीधा 75% हो गई या आपकी 50% प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे असर करता है। जो क्वालिटी ऑफ जो जैसे अभी हाल ही में जो बाजरा पैदा हुआ था उसके जो दाने थे, दाने की क्वालिटी खराब हो गई थी काफी, क्योंकि कीड़े आपकी फसल में इतने अंदर तक घुस जाते हैं कि आपके दानों को चूस लेते हैं वो। तो ये कीड़ों से बचना पड़ता है। उसके अलावा जब आपकी फसल
तैयार हो जाती है, आप काट लेते हो उसको उसको उसके बाद उसको आप किसी गोनी में यानी कट्टे में भर देते हो। आपके पास कई टन अनाज जब आपके घर में होता है, तो आप जब उसको बेचने की कोशिश करते हो तो आप वो मंडी तक आप कैसे लेके जाओगे? आपके पास यातायात नहीं है। आपका अगर छोटा सा घर है तो आपके पास किसी से आपने किराए पे आपने जुगाड़ ले लिया, ट्रॉली ले लिया, आप मंडी तक चले भी जाते हैं, तो फिर इसके लिए आपके पास इतने टन अनाज होना चाहिए ताकि आप मंडी तक ले जा सको। लेके भी वहां जाते हो तो वहां बिचौलिए के हिसाब से आपके दाम तय होते हैं। तो आपका जो दाम होता है, बिचौलिए डिसाइड करते हैं कि भाई इस फसल की क्वालिटी कैसी है, कि फसल का एक्स अमाउंट था तो फसल को क्या हमें एक्स अमाउंट देना है या उसे कम देना है। तो बिचौलिए के ऊपर डिपेंड होकर किसान को उसका पैसा मिलता है। तो और आज की तारीख में ग्राउंड रियलिटी ये है कि सरकार कितना भी एमएसपी का दावा करें, उदाहरण के तौर पे गेहूं का इस वक्त जो रेट है, गेहूं का रेट इस वक्त 2300 लेके 2500 के आसपास का जो एमएसपी जो चल रहा है, वो रेट कभी नहीं मिलता है। इस वक्त जो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1500 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। यानी आपको अगर मंडी में दाम मिलेगा तो वही दाम पे मिलेगा, बेचना तो बेचो, नहीं तो आप जा सकते हो। ये बिचौलिए कह देते हैं और छोटे व्यापारी कह देते हैं। लेकिन जब आपकी मजबूरी होती है कि भाई अभी इसके ऊपर तो आपको नहीं मिलेगा, आपके पास इतना स्टोरेज या का साधन नहीं है, तो आप उसको बेच के चले जाते हो। लेकिन वो जो खुराफाती जो व्यापारी होते हैं वो आपको 1500 से 1600 में ले लेते हैं और बाद में वो 2300 और 2400 में आगे बेचते हैं। तो आपने सरकार को तो बता दिया कि हमने एमएसपी पे किसान को बेचा है, लेकिन किसान की जेब में उतना पैसा नहीं आता है। तो यही हाल गेहूं के लेकर, यही हाल बाजरे को लेकर। बाजरा का जो एमएसपी इस वक्त जो चल रहा है वो 1800 का है, लेकिन जो बाजार में जो मार्केट में जो मंडी में जो दाम है वो 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। तो सोचिए, आपने अनाज पैदा करने के लिए खाद यूज किया, खाद के साथ बिजली यूज की, पानी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपने किराए पे पानी आपने लिया है। तो जो खेती के लिए सर जो लागत लगी है, वो लागत इतनी लग जाती है कि जितने का आपका अनाज नहीं होता उससे ज़्यादा आपकी लागत लग जाती है। ऊपर से आप मंडी में जब जाते हो तो आपको उतना भाव नहीं मिलता है। और ये छोटे गरीब किसान का हाल है। जो बड़े किसान होते हैं वो चलो अपने हिसाब से जुगाड़ करके वो थोड़ा प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करके चला लेते हैं, लेकिन छोटे किसान नहीं चला पाते हैं। दिक्कत ये होती है कि जो छोटे किसान जिनका अनाज मंडी तक नहीं जा पाता है, तो बिचौलिए गांव तक आते हैं। यानी बिचौलिए गांव में आते हैं, आपको भाव बता के जाते हैं, यानी आपका जो आपने मंडी में जो भाव बताया उससे भी 100 रुपए कम भाव बता के गांव में जाते हैं। अब जो किसान जिसके पास वाकई में साधन नहीं है कि वो अपना, या फिर उनके पास इतना अनाज नहीं है कि भाई वो मंडी तक ले जा सके, तो उनको मजबूरी से 100 रुपए कम में बेचना पड़ता है। यानी आपने गेहूं की एग्जाम्पल, गेहूं 1500 मंडी में चल रहा है, 1400 आपने यहां बेचा और एमएसपी आपका 2300 का चल रहा है। सोचिए, तो अब किसान को क्या फायदा हुआ? किसान एक तो, और ऊपर से राजस्थान में वैसे भी आपके पानी को लेकर बहुत दिक्कत है। पंजाब, हरियाणा ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत अच्छा ऊपर वाले की देन है कि पानी नहीं है, और उसके लिए वहाँ गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है, राइस बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और यही रीजन है कि इस वक्त तो छाती चौड़ी करके वो केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी की बेहद दिक्कत है, या फिर कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश नहीं होती है, वो किसान की बार्गेनिंग पावर काफी कम हो जाती है। वो किसान कभी आगे मंडी तक नहीं पहुंच पाता और नहीं उसको 2 पैसे का फायदा होता है। तो सोचिए, जो बिल आ रहे हैं, इन तीनों बिलों में क्या ये सब बातें कंसीडर की गई है? क्या ये बातें कभी प्रशासन तक पहुंचती है, कभी वो मंत्रियों तक पहुंचती है कि भाई एक गांव का किसान कितनी तकलीफें झेलता है, और जो अनाज जो पैंट्री में या जो कैंटीन में आप जो बहुत ही सब्सिडी रेट में आप जो खा रहे हो, ये उसी खेत से आ रहा है जो आप कौड़ी के दाम पे वहां से माल उठा रहे हो। हमने नासिक, जलगांव में कई बार रिपोर्टिंग की, जिसमें हमने पाया, हमने देखा, हमने किसानों को रोते हुए देखा, गिड़गिड़ाते हुए देखा। जहां उदाहरण के तौर पे प्याज की बात करें तो 2 रुपया 3 रुपए किलो प्याज जो बेचते हैं, लोकल मंडी में बेचते हैं, वो फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के मंडी में जब जाता है तो 10 रुपया 15 रुपये हो जाता है। जब वो मुंबई के एपीएमसी मार्केट में आता है, जो वाशी इलाके में है, वहां आते आते 20 से लेके 30 रुपए तक पहुंच जाता है। और जब रिटेल मार्केट में आता है, मुंबई की रिटेल मार्केट में आता है, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, वो भी एरिया पे डिपेंड। धारावी में अगर 25 है तो वो आपका मलबार हिल में आपका 50 हो जाएगा, इस रेट में बिकता है। तो आप सोचिए कि
जो कौड़ी के दाम यानी 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलो प्याज जो किसान बेचता है मंडी में, वो आते आते यहाँ 50 रुपए हो जाता है। और अभी अभी तो इस वक्त आप देखिए वैसे ही आपका प्याज, आलू, टमाटर, ये तीनों काफी महंगे चल रहे हैं। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है कि जो पूरी जो लूपहोल्स है, जो बीच की क्योंकि जो किसान होता है वो सबसे कम रेट में बेचता है और जो कस्टमर होता है वो सबसे महंगे रेट में खरीदता है, और बीच की जो मलाई होती है, जो बीच का जो प्रॉफिट होता है, वो बीच के लोग खा जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। और उसकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा? और जिनकी रखने की जिम्मेदारी है उनकी सबकी आंखें बंद है या फिर वो करप्ट होते हैं। तो सोचिए ये हाल है इस देश का, इस देश के किसानों का। ऊपर से हम ये उम्मीद करें कि भाई ऐसे बिल आ जाए, आधी रात को पास हो जाए और उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए, और अब हम चुपचाप देखते रहें, तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, इस पर कोई एश्योरिटी नहीं लेगा, तो ये कैसे चलेगा? तो यही रीजन है कि किसान, बड़े से बड़े किसान या फिर उनका जो पूरा जो ग्रुप है या पूरी दल है, वो इस वक्त केंद्र सरकार के साथ भिड़े हुए हैं। अब इसमें विपक्षी दल कितना अपना फायदा उठा रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं। कि अगर आपको याद होगा कि 2010 में खुद शरद पवार जो एनसीपी के लीडर है, उन्होंने खुद शीला दीक्षित को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि एपीएमसी को एबॉलिश किया जाए और प्राइवेट कंपनियों को अट्रैक्ट किया जाए, उनको बुलाया जाए। बल्कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग चैनल्स, यानी उनको अनुमति दी जाए। तो सोचिए 2010 में आप कुछ और कहते हैं, 2020 में आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम लेकर आप उनके सामने, केंद्र सरकार के सामने वही चीजों पे विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष और विपक्ष तो अपना खेल खेल रहा है, लेकिन इसके बीच में जो किसान है वो पिस रहा है। तो ये पूरा जो मुद्दा है ये किसानों का, ये अब एक इंटरनेशनल लेवल पे हेडलाइन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल की भी नजर इसी पे टिकी हुई कि मोदी सरकार अब क्या करती है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस फार्म रिफॉर्म्स को क्लियर करना। क्योंकि आने वाले दिनों में फिर लेबर रिफॉर्म से इसी तरह का विरोध प्रदर्शन रहा तो कोई भी रिफॉर्म क्लियर नहीं कर पाएगी। और यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको कोई अच्छा रिफॉर्मर घोषित नहीं किया है, बल्कि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं इस देश में रिफॉर्म ला सकता हूं, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उन्होंने डीमोनेटाइजेशन लाया, फ्लॉप हुआ, जीएसटी लाया, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। उसके अलावा कई और भी उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या फिर बैंकों के लेकर बात करें। तो जाहिर सी बात है रिफॉर्म्स को लेकर मोदी सरकार अभी भी बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में है, और वो किसी भी कीमत पर अपने आप को साबित करना चाहती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद भी क्राइसिस सिचुएशन में मोदी सरकार रिफॉर्म्स ला सकती है। और इसी जद्दोजहद में इस वक्त विपक्ष और केंद्र सरकार भिड़े हुए हैं, यानी फार्म रिफॉर्म्स को क्लियर करना अब मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। बल्कि कह सकते हैं कि 6.5 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मोदी सरकार के लिए यही है कि किस तरह से किसानों को मना लिया जाए और इस रिफॉर्म और इस बिलों को आगे पास किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जितने और रिफॉर्म्स जो पेंडिंग है उसको धीरे धीरे क्लियर किया जा सकता है। इस शो आपको कैसा लगा, इस पे अपनी राय जरूर दें, लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में, अपने परिवार में इसे शेयर करें, उन तक ये बात पहुंचाएं कि इस देश में किसान क्यों परेशान हैं, उनके असली मुद्दे क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे ऐसे जिसे मोदी सरकार को देखना होगा, समझना होगा और उसे बहुत ही एक ह्यूमन टच के साथ उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो हमारे पेट में जो अन्न जा रहा है वो इन किसानों की बदौलत ही है। तो इन किसानों को समझना, इन्हें मदद करना और इन्हें संभाले रखना इस देश के लिए बहुत जरूरी, इस देश की सरकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह गुनावत को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं कोशिश करूं कि आपको ऐसे मुद्दों पर, ऐसे कई सब्जेक्ट्स पर आपको डीप इन्वेस्टिगेशन करके, डीप एनालिसिस करके आप तक कई बातें, कई ग्राउंड रियलिटी या कई कड़वे सच आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।